अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से? तो आज बेसिकली हमने जो है टॉपिक उठाया है वो आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। लास्ट टाइम हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस किया था। आज हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे। एनएमआर बेसिकली न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये भी वही टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है उसकी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ पावरफुल नॉन डिस्ट्रक्टिव एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, प्योरिटी, डायनामिक्स। ये स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं आपके, उसमें जो है वो कार्बन के साथ मोस्टली हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। तो एनएमआर जो है हमें ये बताता है कि किस इन्वायरमेंट में ये प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है और उनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको और मज़ीद इसके बारे में पता चलेगा। लेकिन एक बात लाजमी याद रखिएगा कि हर जो मॉलिक्यूल है या एटम है या कंपाउंड है, एनएमआर एक्टिव नहीं है। एनएमआर एक्टिव होने के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि उस जो कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल है, उसका जो एटॉमिक नंबर है, वैसे तो हम बच्चों को यही समझाते हैं एटॉमिक नंबर उसका ऑड होना चाहिए। जैसे C13 है, C12 एक्टिव नहीं है, N15 जो है वो एक्टिव है, N14 जो है एक्टिव नहीं है, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन बेसिकली इसके पीछे कहानी है कि जब तक जो ग्राउंड स्टेट का जो न्यूक्लियाई है, जब तक वो एक्साइटेड होके हाई एनर्जी में नहीं जाएगा तब तक वो एक्टिव नहीं होता। अब मैं आगे आपको डायग्राम में समझाऊंगा। आपको जो डायग्राम आएगी, जिस तरह यही वाली जो डायग्राम है, यहाँ से आपको ये बात समझ आएगी। आप ये देख सकते हैं कि ये एक न्यूक्लियाई है, एटॉमिक न्यूक्लियाई। इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हुआ, ठीक है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा तो एटॉमिक जो न्यूक्लियाई है वो एक जो है वो ग्राउंड स्टेट में चला जाता है। उसकी जो मूवमेंट होती है लोअर एनर्जी की तरफ जाता है और एक हाई स्टेट में चला जाता है। अब जो ग्राउंड स्टेट है वो लोअर एनर्जी है तो पॉजिटिव से उसको शो किया गया, और अगर जो हाई स्टेट है उसको नेगेटिव से शो किया गया। तो जब तक ये इस तरह की एक्साइटेशन नहीं होती वो कंपाउंड एनएमआर एक्टिव नहीं होता। इसी वजह से जो इवन नंबर है, वो इवन नंबर की वजह ये है कि जितने जो एटॉमिक न्यूक्लियर वो ग्राउंड स्टेट में होते उतने ही इसके जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, जिससे जो इफेक्ट होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, जिससे वो एनएमआर इनएक्टिव हो जाता है। तो एक सबसे बड़ी वजह जो इवन नंबर एटॉमिक न्यूक्लियाई का एनएमआर इनएक्टिव जो होना, उसकी वजह ये है कि जितने ग्राउंड में होते हैं उतने ही जो है वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, जिससे कोई एक्साइटेशन नहीं होती। जब तक एक्साइटेशन नहीं होती, एब्जॉर्बेंस ऑफ रेडियो वेव्स नहीं होगी। जब तक एब्जॉर्बेंस नहीं होगी तो आप किस तरह जो है वो एनएमआर इसका स्पेक्ट्रम निकल सकता है? तो नहीं निकल सकता। तो सबसे पहले तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि एनएमआर एक्टिव होने के लिए ऑड नंबर, सिंपल अगर वर्ड में कहें तो ऑड नंबर, या अगर आप उसको समझने की कोशिश करें तो एक्साइटेशन जब तक नहीं होगी वो एनएमआर एक्टिव नहीं होगा। अब जो इसके बाद हम इसकी जो है वर्किंग को देखते हैं, तो सिंपल इसकी वर्किंग है। यहाँ पे आपने सैंपल रखा, इस जगह पे आपने सैंपल रखा। ये आपका जो मैग्नेट है जिस पे आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड जब आप अप्लाई करते हैं तो एक ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेशन होती है, जिसके नतीजे में एब्जॉर्बेंस होती है। यहाँ से डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा और ये एब्जॉर्प्शन आपको इस स्पेक्ट्रम में आपको नज़र आता है। तो बेसिकली ये इसका सिंपल फंक्शन है, ठीक है। इसमें कोई इतना मुश्किल मेरे ख्याल से नहीं होगी बात। तो ये इसकी इस तरह वर्किंग होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड आप खुद से कम ज़्यादा कर सकते हैं जब तक आपको रीडिंग ना आ रही हो, ठीक है। ये जो है वो वेरिएबल है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये बात जो अभी मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि एक स्पिन ग्राउंड स्टेट में जाएगी, एक आपकी एक्साइटेड में होगी, जिससे जो है वो स्पेक्ट्रम बनता है। अच्छा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू डिफरेंट स्पिन स्टेट ऑफ द न्यूक्लियाई, द एनर्जी गैप इज डिपेंडेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड।
क्या मतलब इसका, कि ये जो आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है ये वाला, ये जो दो स्टेट के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। अगर आपने कम अप्लाई की है तो इनका डिस्टेंस भी कम होगा, और अगर आपने ज़्यादा की है तो डिस्टेंस भी इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आगे आपको एमसीक्यूज आएगा उसमें। उसमें यही सवाल पूछा गया है। अब यही मैं आपसे बात कर रहा था कि बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर होता क्या है। देखिए, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होता है वो रैंडम मोशन में होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, इनकी कोई पोजीशन एक्यूरेट जो है वो फिक्स नहीं है। कोई राइट साइड भाग रहा है, कोई लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, कोई अप, कोई डाउन, कुछ कोई किस तरह। लेकिन जैसे ही आप एक मैग्नेटिक फील्ड, एक सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं तो एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है वो कुछ जो है वो इफेक्ट होता है। कुछ जो एटॉमिक न्यूक्लियाई है वो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइन होते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो ये भी न्यूक्लियाई ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ, ये और ये। ठीक, लेकिन आप कुछ ऐसे भी एटॉमिक न्यूक्लियाई देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट है। ये देखें आप, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो एटॉमिक न्यूक्लियाई की पोजीशन नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ। ये नीचे की तरफ क्यों है? क्योंकि ये जो है वो हाई स्टेट में, ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट द न्यूक्लियाई अलाइन देमसेल्फ आइदर विथ और अगेंस्ट द फील्ड ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेट। कुछ इसके साथ मूव करेंगे, कुछ इसके अगेंस्ट मूव करेंगे। तो बेसिकली यही प्रिंसिपल है कि हम मैग्नेटिक फील्ड क्यों अप्लाई कर रहे हैं और क्यों स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो स्पेक्ट्रम इसी वजह से बन रहा है कि कुछ जो है वो अगेंस्ट होते हैं, कुछ आपके अलाइन होते हैं। अलाइन में इतना मसला नहीं होता, लेकिन अगेंस्ट की वजह से ये टेक्निक बहुत फ़ायदेमंद हुई, जिससे हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। क्योंकि हर एटम का उसकी न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टी अलग है। आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे किस तरह वो प्रॉपर्टी शो करता है। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल है वो उसका ये है, एक लो स्टेट में चला जाता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव करता है, और एक अगेंस्ट यानी हाई स्टेट में चला जाता है, जो मैंने आपको पहले डायग्राम बताई थी। बेसिकली वही है। अब अगर हम देखें कि जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप ये लेते हैं तो उसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से जो ये स्पेक्ट्रम जो आता है, इससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं इथेनॉल की। ये जो इथेनॉल है, ये इसका स्पेक्ट्रम बना हुआ है। अब इसके स्पेक्ट्रम को आपने समझना लाजमी है। देखिए, जब तक आपको स्पेक्ट्रम समझ नहीं आएगा, आप इस टेक्निक्स को, चाहे मास स्पेक्ट्रो हो, चाहे आईआर हो, यूवी हो, आप उसको समझ नहीं सकते जब तक आपको स्पेक्ट्रम क्लियर ना हो। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं एक टीएमएस क्या है? टेट्रा मिथाइल सिलेन एक कंपाउंड है जिसमें सिलिकॉन जो है 4 मिथाइल ग्रुप के साथ बॉन्ड होता है और टोटल 12 प्रोटॉन होते हैं। तो इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो 12 प्रोटॉन है वो एक सिंगल पीक देते हैं, क्योंकि सबके सब इक्विवेलेंट होते हैं, सब प्रोटॉन इक्विवेलेंट है, एक ही पोजीशन पे होते हैं, एक ही इन्वायरमेंट में होते हैं। जैसे एक सिंगल पीक आपको नज़र आती है, तो याद रखिएगा ये जो टीएमएस है ये हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? ये आगे आपको एमसीक्यूज़ में भी आपको ये बताया जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये CH3 का पीक 1 के ऊपर बना। ये आपकी केमिकल शिफ्ट है। ठीक है, केमिकल शिफ्ट बेसिकली क्या टेक्निक होती है कि एक शिफ्टिंग होती है। कुछ आपको 1 पे नज़र आएंगे, कुछ आपको 3 पे नज़र आएंगे, कुछ 4 पे नज़र आएंगे। तो ये केमिकल शिफ्ट बेसिकली क्यों हो रही है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि ये CH3 यहाँ बना, CH2 यहाँ बना, OH यहाँ बना। तो ये जो शिफ्टिंग हुई ये क्यों हुई? अब सवाल ये पूछा जाता है कि ये शिफ्टिंग क्यों हुई है। तो याद रखिएगा बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की है उसका इस प्रोटॉन के ऊपर
अलग इफेक्ट है, इसके ऊपर अलग है और इसके ऊपर अलग है। कैसे अलग है? अब देखिए, पहले इस प्रोटॉन को देखिए आप, ये प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ है। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब देखिए हुआ क्या, ये ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन खींचे तो ये हाइड्रोजन जो है वो, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया। अब इस हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल जो है वो सामने आ गया है, जो मैग्नेटिक फील्ड नीचे से इस कंपाउंड के ऊपर लग रही है। अब आप देख सकते हैं कि नीचे अगर मिसाल मैग्नेटिक फील्ड है और ऊपर ही आपका हाइड्रोजन है, तो मैग्नेटिक फील्ड और हाइड्रोजन को कवर करने के लिए कोई भी नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन था वो भी ऑक्सीजन ले गया। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड का इस हाइड्रोजन के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से जो पीक है वो सबसे ज़्यादा बन रही है। ये देखिए 5 पे बन रही है, ऑलमोस्ट 5 पे बन रही है। ये कंसेप्ट बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है और यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ऐसी क्या वजह है कि एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही कंपाउंड है, लेकिन अलग अलग पीक क्यों बन रही है। तो उसकी वजह यही है कि ये जो केमिकल शिफ्टिंग होती है ये बेसिकली इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे इसका इन्वायरमेंट क्या था कि ऑक्सीजन ने इस इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब इस न्यूक्लियस को कवर करने के लिए कोई नहीं था, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का इस न्यूक्लियाई हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू भी ज़्यादा आई। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इस साथ वाले कार्बन को, तो आप देखिए इस कार्बन को कवर करने के लिए 2 हाइड्रोजन इसके अपने, एक साथ में कार्बन यहाँ से और एक ऑक्सीजन यहाँ से। लेकिन क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी असर करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कर पाएगा जितना वो हाइड्रोजन के साथ कर रहा था। क्योंकि हाइड्रोजन एक तो बहुत ही जो है वो कमज़ोर है, स्मॉल नंबर है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि कार्बन बड़ा एटम है, 6 इसके इलेक्ट्रॉन है, 6 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन फिर भी इफेक्ट होगा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे खींचेगा, वही काम जिस तरह इसने यहाँ किया था। तो जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये फिर दोबारा जो नीचे से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो इसके ऊपर इफेक्ट होगी, जैसे जिस वजह से क्या होगा कि इसकी पीक भी आपकी बन रही है ऑलमोस्ट जो है वो 3 और 4 के बीच में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये स्प्लिटिंग आपको नज़र आ रही है, मुख्तलिफ 3-4 लाइनें नज़र आ रही है। ये इसकी मैं आपको आगे जो है वो स्प्लिटिंग, NMR स्प्लिटिंग में ना मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप फिलहाल ये समझें कि ये स्पेक्ट्रम अलग अलग क्यों बने और केमिकल शिफ्ट क्या है। तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का इस कार्बन के ऊपर इफेक्ट होगा और ऊपर जो इसके इलेक्ट्रॉन थे वो ऑक्सीजन ने ले लिए, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का इस कार्बन के ऊपर भी थोड़ा बहुत तो असर होगा, जिसकी वजह से केमिकल शिफ्ट जो है वो 3 और 4 के दरमियान बन रही है। लेकिन क्या वजह है कि ये जो कार्बन है ये जो है वो ऑलमोस्ट 1 और 2 के बीच में जो है वो इसकी पीक बन रही है। तो ये भी आप समझ सकते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन का इस कार्बन पर इतना इफेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो खींचता है ऑक्सीजन, लेकिन पास वाले ना, जैसे ये हाइड्रोजन था, ये कार्बन था, तो करीब करीब थे तो उनको खींचा। इस कार्बन तक पहुंचने के लिए इसको ज़्यादा फोर्स चाहिए। इसका मतलब इस ऑक्सीजन का इस कार्बन पे इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लग पा रही, जिससे क्या हो रहा है, इस कार्बन के जो गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, चाहे वो अपने कार्बन के अपने हों चाहे वो हाइड्रोजन के हों, जिसने इसके न्यूक्लियाई को क्या किया, कवर किया है। अब जैसे ही इसको कवर किया तो नीचे से जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो इसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होगी जितना कि इस कार्बन और इस हाइड्रोजन पे लग रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इस कार्बन पे कम हुआ, देयरफॉर इट अपीयर्स एट लोवेस्ट नंबर। इस वजह से इसको कम नंबर दिए गए या कम नंबर पे इसकी पीक बन रही है। तो सारी कहानी क्या है, सारी कहानी घूम रही है जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की इफेक्ट की वजह से। यही मैंने आपको शुरू में कहा था कि जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज़्यादा शिफ्टिंग होगी। शुरू में मैंने आपको यही समझाया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इथेनॉल है उसका जो एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन उसका स्पेक्ट्रम क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा, ठीक। अब अगर हम बात करें जो बहुत ज़्यादा
एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ वो टॉपिक उठाऊँ, वो चीज़ उठाऊँ जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी गई है, जिसमें बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सिंपल चीज़ें तो आप आराम से बुक से पढ़ के और आप जो है वो रीडिंग करके आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है वो कंसेप्ट चाहिए होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ वो टॉपिक, वो चीज़ें उठाऊँ जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। अब ये सवाल काफ़ी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि इथीन है, ये इथाइन है और ये बेंजीन है। अब सवाल पूछा जाता है कि इन तीनों में जो है वो केमिकल शिफ्ट किस तरह होगा, कहाँ वैल्यू होगी और क्यों होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस केस में, इथीन के केस में आप देखते हैं। तो इथीन एक डबल बॉन्ड, एक पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक कंपाउंड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने पे इस जो है वो लेटीट्यूड पोजीशन में होता है। तो होता क्या है कि क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स ये आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाई बॉन्ड होती है इनके दरमियान। अब ये पाई बॉन्ड ने क्या किया है, इस इलेक्ट्रॉन को जो कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है, जो उनका न्यूक्लियाई है, उसको थोड़ा कवर किया है, जिससे क्या हो रहा है, इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है वो क्या हुआ, अब जो है वो इतना नहीं पड़ रहा। तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, ये जो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसको ज़्यादा जो है वो जो है वो क्या कहना है कि ताकत देनी पड़ेगी या ज़्यादा फोर्स करना पड़ेगा ताकि इस न्यूक्लियाई को एक्साइटेड किया जाए। क्यों? क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसने क्या किया है, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गए ना, आपने देखा होगा इथीन में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड ने क्या किया है, इसके न्यूक्लियाई को कवर किया है। अब कवर किया तो एक्साइटेड इजीली नहीं होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा ज़्यादा जो है वो फोर्स देनी पड़ेगी ताकि इस न्यूक्लियाई को एक्साइटेड किया जाए। तो बेसिकली इस कंसेप्ट को हम कहते हैं एनआइसोट्रॉपी, मैग्नेटिक एनआइसोट्रॉपी। ये किसकी वजह से हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ। पाई इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियाई को क्या किया, कवर किया। कवर किया तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट उस पर ज़्यादा नहीं हुआ। अब उसको एक्साइट करना है तो मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा इन्फोर्स करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से एक्साइटेशन होगी। तो इसकी वैल्यू आपको नज़र आती है 4 to 8 ppm, यानी इतनी आप मैग्नेटिक फील्ड देंगे तब जाके ये इथीन जो है वो एक्साइटेड होता है। इसका मतलब इथीन की वैल्यू 4 to 8 ppm है। अब याद रखिएगा ये वैल्यू, क्योंकि हम अब कंपेयर कर रहे हैं इथीन को इथाइन के साथ और बेंजीन के साथ। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियाई को कवर कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है द सर्कुलेटिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स इंड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड एट एड टू द अप्लाइड फील्ड which cause them to experience a strong net field and therefore resonance on higher frequency। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसका भी जो है वो इलेक्ट्रॉन जब मूव होगा तो इसकी भी जो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगी, जनरेट होगी। एक यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, एक नीचे से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपकी 4 to 8 ppm तक वैल्यू इसकी आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें इन केस ऑफ इथाइन, तो अब देखिए इथाइन में क्या हो रहा है। अब इथाइन सबसे पहले आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल सेम जो है वो उसके अलाइन है। देखिए आप इसी पोजीशन पे, यानी लेटीट्यूड पोजीशन में नहीं है, लॉन्गिट्यूड वर्टिकल पोजीशन में, जबकि इथीन जो था वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे था। अब इससे क्या हुआ, इस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है वो इस न्यूक्लियाई के ऊपर जो है वो इतना इसको जो है वो एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वर्टिकल पोजीशन पे, और मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो वर्टिकल पोजीशन पे। तो ये क्या करेगा, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि इथीन में था, क्योंकि इथीन जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था। उसने बेहतरीन तरीके से उसको क्या किया, इफेक्ट किया, कवर किया, जिससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लग रही थी। लेकिन अगर आप इथाइन की केस में देखें तो इथाइन के केस में ऐसा नहीं हो रहा। इथाइन ऑलरेडी वर्टिकल पोजीशन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी वर्टिकल पोजीशन पे। तो मैग्नेटिक फील्ड को एक्साइट जो है इथाइन की न्यूक्लियर को एक्साइट होने के लिए इतनी वैल्यू
इतनी जो है वो फोर्स नहीं लग रही है, क्योंकि दोनों की पोजीशन ऑलमोस्ट सेम ही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसके जो पीक है वो आपकी 2.3 पे बन रही है। यही कंसेप्ट जो मैंने आपको पहले कहा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का जो इफ़ेक्ट है वो अगर कंपाउंड के ऊपर कम लगेगा तो वैल्यू भी कम नज़र आएगी। जैसे कि आप CH3 CH2OH अभी रिसेंट इथानॉल के आप केस में देख के आए, तो CH3 की वैल्यू कम थी, CH2 की थोड़ी ज़्यादा, OH की सबसे ज़्यादा। तो यही वजह है कि इथीन में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो पोजीशन कौन सी है, हॉरिजेंटल पोजीशन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, उसको कवर कर दिया, जिससे मैग्नेटिक फील्ड का ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, ज़्यादा इफेक्ट होगा ताकि वो एक्साइटेड हो। इस पोजीशन में एक्साइटेशन होने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी सेम उसी पोजीशन पे जितना जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड पोजीशन पे, तो इसको जो है आपको कम वैल्यू लगेगी, 2.3 ppm वैल्यू। ठीक। लेकिन अगर हम आगे देखें बेंजीन के केस में, आप देखें तो बेंजीन के केस में आप देखें तो इसकी पीक आपकी बन रही है 7.27 ppm, यानी सबसे ज़्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है उसके ऊपर ज़्यादा लग रहा है। क्यों? तो आप ये समझ सकते हैं, वही कंसेप्ट है। यहाँ पे 3 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और 3 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इस तरीके से न्यूक्लियाई के ऊपर कवर जो है वो घूम रहे हैं, जिससे उसने न्यूक्लियाई को ज़बरदस्त तरीके से कवर किया है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इस पर ज़्यादा नहीं पड़ रहा। तो अगर आप इसको एक्साइटेड करना चाहेंगे तो आपको एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होगी, ताकि उसको क्या करें, आप एक्साइट करें। यहाँ लिखा हुआ है द प्रोटॉन आर सिग्निफिकेंटली डीशील्डेड एंड अपीयर डाउनफील्ड एट अप्रॉक्सीमेटली 7.27 ppm। दिस इज कॉज बाय द रिंग करंट इफेक्ट ऑफ डीलोकलाइज एरोमेटिक पाई सिस्टम। ये क्यों हो रहा है कि जो बेंजीन के अंदर, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है और उसका ज़बरदस्त पाई सिस्टम है, तो उसने जो है उसको कवर किया है, जिससे क्या हो रहा है कि एक्साइटेशन नहीं हो पा रही, तो वो मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा ज़्यादा वैल्यू लगानी पड़ेगी ताकि वो उसको एक्साइट करे। तो इसकी ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा है 7.27 ppm। इतनी मैग्नेटिक फील्ड आपकी लगेगी, तब जाके वो क्या होगा, उसका न्यूक्लिया एक्साइटेड होगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने इस चीज़ को समझनी, ये पेपर में बहुत पूछा गया है, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने टॉपिक उठाया है। अब जो मैं शुरू में जो आपसे बात कर रहा था कि स्प्लिटिंग जो आपको नज़र आई थी इथेनॉल में, ये स्प्लिटिंग होती क्या है, बेसिकली आप ये समझ लें N+1 रूल। N क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, +1 एक आप ऐड कर दें तो बेसिकली ये स्प्लिटिंग नज़र आती है। ये आप देख सकते हैं, एक कंपाउंड है, उसका एक HA, बेसिकली 2 H है, इस A को अलग कलर से शो किया, इस H को अलग कलर से। क्यों, वजह क्या है कि ये जो H है ये रेड, ये किसी और इन्वायरमेंट में है, और ये H भी ये किसी और इन्वायरमेंट में। अब आप देखें, आप पहले इस HA को देखें। स्प्लिट का मैं आपको शॉर्टकट एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट समझाता हूँ। आप इस HA को देखें, आप इसको छुपा दें और देखें इसके साथ कितने HB लगे हुए हैं। जितने लगे हुए हैं उतने उनमें 1+ ऐड कर दें तो आपका नंबर ऑफ पीक्स आपको नज़र आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, ये HA है, इसके साथ HP कितने, 1, तो 1+1 1 ऐड किया ना आपने खुद से, ये N+1 है ना, N नंबर ऑफ प्रोटॉन +1 ऐड कर दें, तो 1+1 कर दिया ऐड, तो कितने हो गए, 2, यानी ये जो है वो 2 पीक्स बनेगी, इसकी डुप्लेट बनेगा। यानी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक हाइड्रोजन अलग इन्वायरमेंट में, बाकी सब इक्वल हो, तो उसके 2 पीक्स बनेंगे। तो सेम HB के केस में भी आप देख सकते हैं, इसमें भी डुप्लेट बन रहा है। डुप्लेट क्यों, क्योंकि HB के साथ सिर्फ एक ही HA लगा हुआ है, एक HA और 1 हमने खुद से ऐड किया, तो एक HA और एक 1, 2 हो गए, तो N+1 क्या हो गया, 2, यानी डुप्लेट बनेगा। अच्छा, अब यहाँ देखें, सेकंड केस में देखें HA के साथ कितने HB लगे हुए हैं, 2, तो यहाँ आ गया 2, और +1 हमने खुद ऐड किया, तो कितने हो गए, 3, तो 3 पीक्स बनेगी। HA के केस में कितनी पीक्स बनेगी, 3। लेकिन अगर हम HB के केस में देखें तो HB के साथ कितने डिफरेंट H लगे हुए हैं। मेरे लफ्ज़ों पे गौर करें, डिफरेंट की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि कितने, अगर कितने हैं तो एक या दो हो जाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कितने, मैं कह रहा हूँ कि कितने डिफरेंट। तो डिफरेंट एक ही है, HA, तो एक HA, ये 1 उसका आ गया, और 1+ जो आपने खुद से ऐड किया, तो 2, तो इसके जो HB के जो पीक बनेगी वो डुप्लेट 2 बनेगी। याद रखिएगा,
एच बी के केस में डुप्लेट बन रही है, लेकिन एच ए के केस में कितनी बन रही है, ट्रिपलेट। क्या कंसेप्ट था कि साथ वाले एटम को देखिए कितने हैं और उसमें 1 ऐड कर दें। बस ये कंसेप्ट है, इसको समझ के आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। थर्ड केस में देखें, एच ए के साथ कितने डिफरेंट लगे हुए हैं, 2 एच बी, तो 2 ये आपका आ गया, 1 आपने खुद से ऐड किया, 3 आ गए। इस केस में भी इसके ट्रिपलेट बनेंगे। इस केस में देखिए, एच बी के साथ कितने एच ए लगे हुए हैं, 2, तो 2 आपने लिख दिया, 1 आपने खुद से ऐड किया, 3, तो ट्रिपलेट बनेंगे। इस केस में देखें, एच ए के साथ कितने डिफरेंट लगे हुए हैं, 3, तो ये 3 आपका ये नज़र आ गया, और 1 आपने खुद से ऐड किया, तो 4, तो कितने आ गए, 4, यानी क्वार्टेट नज़र आ गया आपको। ठीक, लेकिन एच बी के केस में देखिए, एच बी के साथ कितने डिफरेंट लगे हुए हैं, एक लगा हुआ है, एक एच ए, और देखें इसके साथ और कोई भी नहीं है, यानी 1 आपने खुद से ऐड किया, तो 1, तो 2, तो इस केस में क्या हो गया, डुप्लेट हुआ, लेकिन इस केस में क्या हुआ, क्वार्टेट हो गया। तो लाजमी नहीं है कि अगर एक डुप्लेट हो तो दूसरा भी डुप्लेट हो, नहीं, आपने देखना है कि उसके एडजेसेंट डिफरेंट एटम्स कितने हैं और उसमें आप 1 ऐड कर दें तो आपका क्या होगा, स्प्लिटिंग, आपको इसका कंसेप्ट नज़र आएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट में आपको समझा दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब आते हैं, हमने जो पढ़ा, हमने कितना अच्छे से पढ़ा, क्या हमने सही पढ़ा, हमको कितना समझ आया। तो उसको करने के लिए हम पहले क्वेश्चंस करते हैं। जितने आप ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियस NMR इनएक्टिव। शुरू में हमने डिस्कस किया कि जो इवन नंबर है वो इनएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि जितने ग्राउंड स्टेट है उतने एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेशन नहीं होती, एक्साइटेशन नहीं होगी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक्टिव नहीं होगा। तो ऑब्वियसली सी आपका ऑप्शन है इसमें। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, वाई इज टेट्रामिथाइल सिलिन। यही मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किया था कि हम TMS को एज अ सॉल्वेंट क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, जब आप सवाल पढ़ते हैं, अगर आप सवाल पढ़ के अगर आपको आंसर आ जाता है तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। लेकिन अगर इन केस आप फिर भी कंफ्यूज हैं तो आपने चारों ऑप्शन को देखना होता है। चारों ऑप्शन पे आप जाएंगे जिसमें से आपको फिर एक चूज़ करना होता है। अब क्योंकि ये हमने अभी डिस्कस किया है तो हमें हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि जो हम TMS यूज़ करते हैं उसकी वजह ये कि जो 12 प्रोटॉन है वो एक सिंगल पीक देते हैं, क्योंकि वो इक्विवेलेंट इन्वायरमेंट में होते हैं और सिंगल उनकी एक पीक बनती है। तो आप देख सकते हैं कि आप ए ऑप्शन में भी देखें हाईली रिएक्टिव नहीं, बी ऑप्शन देखें सिंपल उसने लिखा हुआ है 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स दैट प्रोड्यूस अ सिंगल इंटेंस। तो इसीलिए बुक की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा बुक की रीडिंग करता है तो उसके आधे से मसले तो उसके हल हो जाते हैं। 60 to 70% उसकी जो है मसले जो है वो बुक रीडिंग से ही हल हो जाते हैं। बाकी 30% उसकी जो है प्रैक्टिस से हल होती है। और जब वो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, जितने ज़्यादा वो क्वेश्चंस करता है, तो उसकी जो है वो अच्छी से तैयारी हो जाती है। तो आपने भी ये करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। यह अभी हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था। थर्ड क्वेश्चन आप देखें कि हाउ मेनी HNMR सिग्नल वुड यू एक्सपेक्ट फॉर 1,4-डाइमिथाइल बेंजीन या पैराज़ाइलिन। तो ये भी एक एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन था कि कितने बन सकते हैं। तो अभी मैंने आपसे यही कहा था, बेंजीन का केस हमने पढ़ा था कि बेंजीन के केस में क्या हुआ कि सब के सब जो पाई इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको कहा वो इक्विवेलेंट है, एक ही इन्वायरमेंट में होते हैं। ज़्यादा उन पर वैल्यू लग रही है, अराउंड 7.2 ppm लिखा हुआ था। तो एक तो बेंजीन की अपनी पीक बनेगी और इसके साथ जो है वो एक मिथाइल ग्रुप भी क्योंकि लगा हुआ है, और दोनों सेम ग्रुप है, मिथाइल, दोनों मिथाइल है, डाई मिथाइल यानी दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, तो वो भी सिंगल इन्वायरमेंट में है, तो उनकी भी एक सिंगल पीक बनेगी। तो एक मिथाइल की और एक बेंजीन की तो मिला के क्या होगा, 2 इसकी पीक्स बनती हैं। ठीक है, ये जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ये बुक के क्वेश्चन हैं, तो आपको ये आ जाएगा इसके आंसर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि इन एन HNMR स्पेक्ट्रम द स्प्लिटिंग ऑफ ए सिग्नल इज गिवन बाय। अभी हमने डिस्कस किया जो स्प्लिटिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, एडजेसेंट एटम्स के ऊपर। एडजेसेंट एटम कितने होंगे उस हिसाब से हमने जो है वो इसकी स्प्लिटिंग करनी होती है। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, नहीं बिल्कुल नहीं, टोटल नंबर को तो हम देखते ही नहीं है। द नंबर ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, हाँ ये बात सही है, लेकिन आगे मैं देखूं क्या और करीब बात है। आप ये देखें, द नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स डायरेक्टली अटैच टू एडजेसेंट एटम, हाँ ये बिल्कुल ज़बरदस्त बात है और एक्यूरेट बात है ये। हालांकि बी का ऑप्शन भी सही था लेकिन ये इतना क्लियर नहीं था, इसने क्लियर कर दिया बाय यूजिंग एडजेसेंट एटम, कि जितने एडजेसेंट एटम जो है वो उसके साथ होंगे तो वो उसकी जो स्प्लिटिंग होगी। द शील्डिंग कॉन्स्टेंट ऑफ द न्यूक्लियस, नहीं इसका कोई इसका ताल्लुक नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है।
5वां क्वेश्चन है, इफ अ केमिकल शिफ्ट ऑफ ए प्रोटॉन इज 3 ppm ऑन अ 60 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रोमीटर, व्हाट विल इट्स केमिकल शिफ्ट ऑन अ 300 मेगाहर्ट्ज। बच्चे ये सवाल ना एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खाम का कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, ये खाम का ऐसी वैल्यूज देते हैं, फिर बच्चा क्या करता है, इसको सॉल्व करने बैठ जाता है, इसका टाइम भी ज़ाया होता है और जो है वो फिर इसका आंसर भी नहीं निकल रहा होता। तो इसकी बेसिकली एक कंसेप्ट है कि जो केमिकल शिफ्ट है वो डिपेंड नहीं करता इसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अभी हमने डिस्कस किया कि जो केमिकल शिफ्ट है वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट कैसा है, क्या वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा हुआ है, क्या वो पाई इलेक्ट्रॉन के साथ है, अब क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फ्रीक्वेंसी जस्ट उसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए होती है ताकि वो ग्राउंड से एक्साइटेड में डिफरेंस आ जाए, बस। जो शिफ्ट है, जो पीक आपकी बनेगी वो डिपेंड करती है, अभी हमने डिस्कस किया, वो किस पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है या जो इसका पाइलेक्ट्रॉन सिस्टम एनाइसोट्रॉपी, जो हमने जो मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी का इफेक्ट है वो है या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका आंसर ए ही है, सेम वही आंसर आएगा। ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे खाम का वैल्यूज देते हैं, तो बच्चे इसमें इसका टाइम भी ज़ाया होता है और कंफ्यूज भी होते हैं, गलत भी करके आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का, ये क्या पूछ रहा है, व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर स्पिन स्टेट्स एज द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। यही मैं हमने शुरू में डिस्कस किया था, जिस पे एनएमआर जो है उसकी जो प्रिंसिपल है वो खड़ी हुई है, वो इसी के ऊपर खड़ी हुई है कि आप जितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डिफरेंस, उतना ही ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस गैप आता है। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे आप क्या करते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते हैं डेफिनेटली, तो एनर्जी डिफरेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अभी हमने पढ़ा है कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये मैं सही ऑप्शन क्यों डायरेक्ट उस पर जा रहा हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर है मेरा। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो मैं सारे ऑप्शन देखता, सारे ऑप्शन देखे, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है डी जो ऑल ऑफ दीज भी आता है, नॉन ऑफ दीज भी आता है, बोथ ए एंड बी भी आता है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी होता है। तो आपने सारे 4 ऑप्शन देखने होते हैं ताकि आप सही आंसर पे चले जाए। तो यहाँ तक हमने जो है वो बात की एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। उम्मीद है मैंने जो है वो जितने भी इसके जो है वो डायरेक्शंस थे वो मैंने कवर करने की कोशिश की। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरे से फ्री हो गया तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसका आंसर दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज़ फ़िलहाल चला रहे हैं, तो नेक्स्ट पे स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक ही हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये ख़त्म होगी फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई टॉपिक उठाएंगे, उसको फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।